फॉर्मेट इस प्रोग्राम का ये है कि हम सबसे पहले डॉक्टर गुलाम अली साहब से, जो मरकज़ तर्जमा और अलसिना के सरबराह हैं, उनसे हम सुनेंगे कि उनकी पेशरफ्त क्या है और कौमी ज़ुबान में कितने वसीतर इम्कानात हैं काम करने के, तरक्की करने के और तमाम उलूम को कौमी ज़ुबान के सांचे में ढालने के। उसके बाद हम डॉक्टर राशिद हमीद साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि महकमा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान की निफाज़ कौमी ज़ुबान के हवाले से कितनी तैयारी है। और इसके बाद फिर हम डॉक्टर खालिद रहमान साहब से रहनुमाई चाहेंगे कि इन सब के बावजूद अब हमें आगे किस तरह बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम सबसे उनकी आरा जानने की कोशिश करेंगे तमाम हाज़रीन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये अमर इंतहाई बाइस मुसर्रत भी है और बाइस इज़्ज़त भी कि आप जैसे दानिश्वर लोगों के दरमियान मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। यकीनी तौर पे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ ही आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मरकज़ अलसिना उलूम तर्जुमा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है और मेरी फ़ील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो उलूम तर्जुमा है। मैं थोड़ा सा इसके हवाले से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि उलूम तर्जुमा जो है ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ नॉलेज है दुनिया में 1980 के बाद। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमने पहला जो सेंटर पाकिस्तान में सेंटर फॉर लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में जिसका आगाज़ किया वो तकरीबन 2010 में हमने किया और वहाँ एमफिल उलूम तर्जुमा की क्लासेस का भी आगाज़ किया। तो अब तक वहाँ तकरीबन 650 से ज़्यादा जो है वो BS ट्रांसलेशन स्टडीज़ की डिग्री हम दे चुके हैं और 250 से ज़्यादा जो है वो एमफिल की डिग्री जिसमें दे चुके हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी में अभी हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बहुत ही मुफीद किस्म का भी और बड़ा ही यूनिक किस्म का एक सेंटर इस्टेब्लिश किया है जो IT बेस्ड है सारा, जिसका पर्सपेक्टिव है। और उसमें अभी एक कॉर्पस लैब को इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें ख़ुसूसी तौर पे उर्दू पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, कुछ हुआ है और बाकी काम हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, मैं कुछ आपसे गोशगुजार भी करूँगा कि हमारे यहाँ NLP नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर उर्दू में काम ना होने की वजूहात के हैं। उसमें एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंट कॉर्पस नहीं है। स्पेशली जब तक हमारे पास एक कंपेरेबल उर्दू का इंटेलिजेंट कॉर्पस अवेलेबल नहीं होगा, हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। उसकी मौजूदगी में हम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो मैं चंद गुज़ारिशात आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक दोनों मेरी अपनी स्टडीज़ हैं और ये पब्लिश स्टडीज़ भी हैं। एक स्टडी हमने की कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक होने वाले तराजम जो हैं उनकी सोशो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है और उनके मौज़ूआत क्या हैं और वो क्यों किए गए पाकिस्तान में। इसमें मैंने 2 थीसिस करवाए एमफिल के, एक 20वीं सदी का और 21वीं सदी का। यकीनी तौर पे वो 2000 से लेके 2020 तक था। तो उसमें जितने भी तराजुम अवेलेबल थे जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन कोई 15,000 के करीब होगी, उनका हमने स्टैटिस्टिकली उनके थीम्स डेवलप किए और फिर उनको हमने सोशो पोलिटिकल जो सिचुएशंस थी उनके साथ कोरिलेट करके देखा कि ये किन मौज़ूआत के ऊपर किस वक्त के अंदर इन तराजम को किया गया है, क्या इनके दरमियान कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप भी बनता है कि नहीं बनता। तो उनके दरमियान जितने भी तराजुम हैं, बड़े अफसोस से कहने की ज़रूरत है हमें और इस चीज़ को शायद अब हम इनकार भी ना कर सकें क्योंकि ये सारी स्टैटिस्टिकल एक स्टडी है, मेरी अपनी राय नहीं है इसमें। उसमें 80% से ज़्यादा जो है वो अदब के तराजुम है, सिर्फ़ अदब के, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे तराजुम हैं जिनसे हम वाकिफ़ भी नहीं हैं। ऐसे नॉमेनक्लेचर हैं, ये टाइटल्स हैं जिनका सोसाइटी के साथ किसी किस्म का कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं होता।
और जो बाकी हैं उनमें मज़ाहब के ऊपर हैं और जेंडर के ऊपर हैं और इस तरीके से बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तराजुम किए गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक और स्टडी की कि दुनिया के अंदर क्या ट्रेंड्स हैं। वो हमारा एक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसलेशन स्टडीज़ का जर्नल है सर, पर्सपेक्टिव्स के नाम से, जो 1997 में शुरू किया गया। वहाँ से रिसर्चेस लेके हमने 2022 तक की तमाम रिसर्चेस का फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। उसके अंदर चाइना टॉप पे है, दूसरे नंबर पे स्पेन है, तीसरे पे यूके है, फिर इटली, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और इसी तरीके से हम नहीं हैं उसमें। अब सर ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी सिचुएशन के मुताबिक तराजम और तराजम के ऊपर तहकीक को अपना ओढ़ना बिछोना बनाए। इसमें इनकी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर ऑडियो विजुअल स्क्रीन ट्रांसलेशन है, उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन है, उसके बाद लीगल ट्रांसलेशन है, फिर बिजनेस ट्रांसलेशन है, उसके बाद मेडिकल ट्रांसलेशन है। ये वो है जो दुनिया कर रही है, और जो हम कर रहे हैं ये तकरीबन दुनिया का कोई 5 से 7% के करीब जो अदबी तराजुम है जिनकी अहमियत से इनकार किया ही नहीं जा सकता, जिसने हमारे नेशनल नैरेटिव्स को बनाना है, जिसने हमारी जहन साजी करनी है। अदब के बगैर तो हम आगे की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जब आपने बात ज़ुबान की करनी है तो फिर हमें लिसान या लिसानी तनाज़र की बात करने की ज़रूरत है। इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर उर्दू को तरक्की याफ्ता ज़ुबान के तौर पर मुतारफ़ करवाना है तो हमें उर्दू लिसानियात के अंदर फ़िलफ़ौर डिग्रियाँ शुरू करनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ हमें अदब पढ़ा के उर्दू को आज फ़लसफ़ा, साइंस और मेडिसन की ज़ुबान बनाए बगैर इसको तरक्की याफ्ता ज़ुबानों की साफ में नहीं खड़ा किया जा सकता। तो ये एक बैकग्राउंड था जो दोनों स्टडीज़ के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ इन द वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर हमारा ट्रेंड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अदब के ऊपर है, और वो भी ऐसा अदब है जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फ़नपारे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी बहस नहीं की जा सकती, लेकिन जितनी ज़रूरत और जिस तरह से हमने उनको पैदा किया उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने करना क्या है कि आज की दुनिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी है। आज तक कंप्यूटर साइंस और जितने भी ज़ुबान के हवाले से जितनी भी तहकीकात होती थी उनका जो फोकस था वो मतन था, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी के अंदर भी लैंग्वेज पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हो सकी। आज की दुनिया के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो एक ऑफशूट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके अंदर डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए लैंग्वेजेस और कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो इंसानी ज़ुबानों को समझ सकें, इंसानी ज़ुबानों के मतन को समझ सकें, और सबसे बढ़ के जिसमें अभी सबसे ज़्यादा तरक्की की है वो ये है कि उसके तनाज़ुर और बोलने वाले का ज़ुबान के साथ ताल्लुक़, इसको भी डिटेक्ट करके उसको भी किसी न किसी तरीके से उसको प्रोसेस करें। तो अभी न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग की बुनियाद पे बनने वाले जो नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के तरीक़ेकार हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में ज़ुबानों के लिए, ख़ुसूसी तौर पे हमारी कौमी ज़ुबान के लिए। तो इस हवाले से हमने कुछ काम शुरू किया है। एक पूरी भरपूर किस्म की 30 लोगों की कॉर्पस बेस्ड लैब बनाई है, जिसके अंदर हम काफ़ी काम जो है वो कर चुके हैं और कुछ काम जो है हम अभी कर भी रहे हैं। एक छोटा सा सेगमेंट वाइज हम चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे उर्दू का जितना भी ईडियम और प्रोवर्ब्स हैं उनको हमने इकट्ठा किया, उनका कॉर्पस बनाया और उनका फिर हमने पैरेलल कॉर्पस बनाया। पैरेलल कॉर्पस से मुराद ये है कि उसकी ट्रांसलेशन के साथ ए है तो उसकी ए की ए ट्रांसलेशन भी होगी, एक कंपेरेबल होती है, एक पैरेलल इसकी ट्रांसलेशंस होती हैं। तो हम उस कंपेरेबल जो कॉर्पोरा है उसकी ज़रूरत है, वो क्या करेगा, वो हमें बहुत ही आसानी के साथ ट्रांसलेशन की तरफ भी लेके जा सकता है और हमें हमारी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा इनरिच भी कर सकता है। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में तराजुम के हवाले से और मशीनों के हवाले से, तो अब दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे मौजूद हैं जिनका शायद कुछ की मालूमात हो और कुछ की मालूमात ना हो। वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि रन टाइम के ऊपर आपको बहुत अच्छी ट्रांसलेशन जो हैं वो करके देते हैं। तो ट्रांसलेशन को प्रायोरिटाइज करना है। ट्रांसलेशन को आज अगर आप सिर्फ महदूद करेंगे सिर्फ किसी एक डोमेन और टेक्स्ट टाइप के ऊपर, सबसे बड़ा बहसीयत एक तालिब इल्म के इल्म तर्जुमा के जो हमने देखा है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि हम तर्जुमे को सिर्फ तर्जुमा समझते हैं। तर्जुमा नहीं है। तर्जुमे को आपने
सेगमेंट्स में लेके आना है या टैक्स वाइज उसको लेके आना है कि टैक्स टाइप कौन सी है। जैसे ही आपको टैक्स टाइप का पता चल जाता है तो उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अकॉर्डिंगली आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अदबी तर्जमा है तो अदबी तर्जमा को करने के लिए उसकी अपनी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। जो लॉ के तर्जमा को यकीनी तौर पे किसी हद तक तो मददगार होंगी, लेकिन उस तरह से उसके लिए मददगार नहीं होंगी। लॉ के साथ आप बिज़नेस में आएंगे तो आपको यकसर बदली हुई मालूमात नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर आप टेक्निकल ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे तो बहुत आसानी के साथ आप उसको तराजुम कर सकते हैं मशीन के ज़रिए। तो टेक्स्ट टाइप और बाकी सारी चीज़ें जो हैं इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, किन पर्सपेक्टिव्स में करना है, किन लोगों के लिए करना है, क्यों करना है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बहुत रेगुलेटिंग फैक्टर्स हैं जो तर्जुमे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके लिए तर्जुमा जो है एक फ़न से ज़्यादा जो है एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारे लोगों को पैदा किया ताकि ये लोग उस चीज़ को देखें, उस चीज़ की नेचर को देखें, उसका पर्पस देखें, उसकी पैटर्नेज देखें, उसकी कंजम्पशन देखें, ताकि उसकी रेलेवेंस को देख के उस चीज़ को पैदा किया जा सके। तो अभी हम जिस कॉर्पस बेस्ड ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं उसमें हमने कुछ काम भी किया। मिसाल के तौर पे 1848 से लेके 2020 तक का जितना भी पंजाब का कानून है वो सारे का सारा हमने आईटी बेस्ड सिस्टम्स के ज़रिए मुकम्मल कर लिया। और ये यकीनी तौर पे अब ये दावा हो सकता है, लेकिन इतने बड़े कैनवस के ऊपर दुनिया में किसी जगह पे भी बायलिंगुअल कॉर्पस मौजूद नहीं होगा। इसके उर्दू में जो सफ़ात की तादाद है वो तकरीबन 26,000 है। और इसके साथ साथ एक कॉर्पस बेस्ड बायलिंगुअल डिक्शनरी ये हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि आज ऐसा नहीं हो सकता कि एक लफ्ज़ लें और उसके मानी लिख लें और इस तरीके से आप इस्तिलाह साजी कर लें या डिक्शनरी राइटिंग की तरफ चले जाएं, लेक्सिकोग्राफी की तरफ। आज हमें कॉर्पस के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, इसलिए कि आपकी जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी की सारी कॉर्पस बेस्ड हैं। अगर गूगल ट्रांसलेशन बेहतर करता है या बेहतर नहीं करता तो दोनों की वजूहात जो हैं वो कॉर्पस की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी है। अगर हमारी ज़ुबानों के साथ इनकम्पैटिबिलिटी है तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंट कॉर्पोरा ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश है। तो हमें उनकी तरफ, उसकी इंटेलिजेंस की तरफ लेके चलना चाहिए। तो वो एक बायलिंगुअल डिक्शनरी है जिसके अल्फाज की तादाद जो है इस्तिलाहात की वो 80,000 से ज़्यादा है। तो वो 1300 सफ़ात से ज़्यादा है, वो लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है। और इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये भी मुकम्मल उर्दू में तर्जुमा हो चुका है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का काफ़ी सारा काम हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर में नाम लिए बगैर मैं उनमें से कुछ का कंट्री कंसल्टेंट के तौर पे काम करता हूँ, वो काफ़ी सारे बैंक्स का तर्जुमा हो चुका है। बलूचिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ का काफ़ी सारी का तर्जुमा हो चुका है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और हैं जो वन वे आर द अदर वे अपना काम करवा रही हैं उर्दू के हवाले से। तो इसमें अगर देखा जाए तो स्कोप के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है, इसमें बहुत आसानी के साथ हम जा सकते हैं। रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हम बहुत अच्छे तरीके से जितनी इसके अंदर तरक्की चाहते हैं, जिस लेवल पे हम उर्दू को किसी बैनुल अक़वामी ज़ुबान के मुकाबले में ला के खड़ा करना चाहेंगे, सिर्फ विल की बात है, पॉलिटिकल विल की, तो हम वी कैन डू इट इमीडिएटली। उसमें यह है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, हमारे पास तराजुम का वो तरीक़ेकार नहीं कि मैनुअल के साथ अब हम उन कौमों को कम्पीट नहीं कर सकते। जो कौमें जिस लेवल पे पहुंच चुकी हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का मतलब 100% टेक्नोलॉजी नहीं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज़ ऑलवेज देयर, उसके बगैर नहीं। तो उसके लिए हमने मैकेनिज़्म डेवलप किया है। उसके लिए इवन के रिव्यू प्रोसेस के लिए हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिव्यू मशीन के ज़रिए करने के लिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर 50 लोग बैठे हुए हैं तो 50 लोगों को कुछ टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि आपने इनके तराजुम करने हैं। तो अब मुझे नहीं पता चलता कि इनमें से किस बंदे ने ट्रांसलेशन जो है पूरी की है। मैं सिर्फ कंप्लीटनेस रिव्यू की बात कर रहा हूँ, अभी कंटेंट की नहीं बात कर रहा। तो हमारा वो सॉफ्टवेयर जो है वो ये बताएगा कि एक बंदे ने इन 500 अल्फाज में से 30 अल्फाज का तर्जुमा नहीं किया और वो ये अल्फाज उनकी परसेंटेजेस भी दे देगा। तो समहाउ ये चेक है उस ट्रांसलेटर के ऊपर कि इतने बड़े कैनवस के ऊपर अगर हम तर्जुमा करना चाहें तो हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक तरीक़ेकार हो। और फिर हमारे पास जितने भी इसका इंटरफेसेस हैं, एक डिक्शनरी से लेके एक ग्लॉसरी तक, और उसके बाद फिर आपके पास जो ट्रांसलेशन मेमोरीज़ होती हैं टेक्स्ट टाइप के हवाले से, वो बहुत मुफीद हैं। तकरीबन एक इंटरफेस जो है वो 4 मुख्तलिफ़ किस्म की डिक्शनरीज़
उनके साथ वो काम कर रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हौसला अफजा हैं, और मैं बहुत ही पूरी उम्मीद हूँ। हमारे पास रिसोर्सेज भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, लोगों के हवाले से भी, टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, डायरेक्शन के हवाले से भी। तो अगर हम चाहें आज भी, अगर फॉर एग्जांपल लॉ के हवाले से, तो मल्टीलिंगुअल लेजिस्लेटिव सिस्टम जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल लिए हुए है, उसको हम इमीडिएटली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विल हो तो हम मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर कानून को उसके बनने से पहले और बनने के बाद का अमल जो है उसको जोड़ सकते हैं मशीन के ज़रिए। तो बिल से लेके कानून बनने का अमल जो है वो दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली डील किया जा सकता है, ताकि फिर ये नहीं हो सकता कि ये इसको इंग्लिश में होना चाहिए, उसको उर्दू में होना चाहिए या पंजाबी में होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश, उर्दू और कोई भी प्रोविंशियल लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज का एक मल्टीलिंगुअल लेजिस्लेटिव सिस्टम डिवाइस कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का या किसी भी स्टेक होल्डर का कोई इस किस्म का रेजर्वेशंस आती हैं कि इसको इसमें होना चाहिए था या इसको इसमें होना चाहिए था। तो एक तो ये किया जा सकता है कि इन चीज़ों को इम्प्लाई करके एक मल्टीलिंगुअल लेजिस्लेटिव सिस्टम की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ताकि हम कौम की तरफ जाएँ। कौम के लिए मुझे ऐसे लगता है कि ज़ुबान और वहाँ की सकाफ़त, दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सरहद, आपकी करेंसी और परचम को मुल्क से कौम की अंदर तब्दील करती हैं। तो हमें अपनी ज़ुबान के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अभी ज़िक्र किया कि लिसानियात के हवाले से उर्दू में बहुत काम की ज़रूरत है। अगर हम ये काम कर लें तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी बिल्कुल नहीं होगी। इस सिलसिले में अभी हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्टिफिकेशन इन NLP, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन इन स्क्रीन ट्रांसलेशन और सर्टिफिकेशन इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स, ये 4-4 माह के कोर्सेज़ हैं जो मार्च में हम इंशाल्लाह ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी ज़ुबानों के अंदर और ख़ुसूसी तौर पे उर्दू के अंदर लोगों को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस हवाले से हमें एक ट्रांसलेशन पॉलिसी की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ एक टर्मिनोलॉजी, नेशनल टर्मिनोलॉजी कौंसल जो हमारे नियोलॉजिज़म को कंट्रोल करे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरा दिल किया मैंने एक लफ्ज़ के वही मानी रख लिए, जो किसी और का किया उसने अपने हिसाब से या तरीक़ेकार से उसके अपने नए मानी दे दिए। तो हमें एक नेशनल टर्मिनोलॉजी कौंसिल की तरफ जाना चाहिए जो एक किस्म की सोच को पैदा करे और उसको प्रमोट करे पूरी कौम के अंदर। तो इसलिए एक मेरी सबमिशन ये है। दूसरा ये है कि ट्रांसलेशन के हवाले से और उर्दू के हवाले से बहुत बड़ा काम जो है वो एटीट्यूड चेंज है। हमें रवैयों के अंदर तब्दीली लेके आनी है, और जो तराजुम आए, चूँकि अब हम इस सतह के ऊपर हैं कि हमने यकीनी तौर पे ट्रांसलेशन से ही सीखना है। या तो हम खुद से इन्वेंट करें, या फिर जो दूसरी कौमें कर रही हैं साइमल्टेनियसली वहाँ का सारे जो अलूम हैं उनको हम अपनी इल्म के अंदर लेके आएँ और अपनी ज़ुबान के अंदर मुंतकिल करें। तो ये कुछ सजेशंस थी मेरी जो आपके गोश गुजार करना चाहता था मैं। तो इसके अलावा अगर कोई इस किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह मैं इधर अवेलेबल हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपकी समाअत में। सर मैंने अभी आपको के सामने गुजारिश की है कि आप सिर्फ हमें विल देंगे और टाइम देंगे। टाइम भी ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। अब हम बिल्कुल तैयार हैं। वी आर वेरी मच प्रिटी मच प्रिपेयर्ड फॉर एक्चुअलाइजिंग द होल प्रोसेस, द होल नेशनल एजेंडा। इसमें मैंने अभी जो जिन लोगों का जिक्र किया है ये दे आर वेरी इक्विप्ड विद ऑल दीज एक्टिविटीज़। ये जो 650 लोग जो हैं जिनके पास BS की डिग्रीज़ हैं और 250 के करीब जो हैं ये MPhil की डिग्रीज़ हैं, और हम तैयार कर सकते हैं अभी भी। इवन के जो सर्टिफिकेशंस के लोग होंगे वो भी किसी हद तक इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकेंगे। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप इसको एमरजेंसी लेवल पे करवाना चाहेंगे सारी चीज़ें छोड़ के, तो हम एक बड़ी अच्छी टीम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ये लॉ वाला जो प्रोजेक्ट था ये हमने 4 साल में 24 घंटे ऑपरेशनलाइज किया यूनिवर्सिटी को, और ये तकरीबन 1030 के करीब कवानीन थे, और इनकी तादाद जो है डॉक्यूमेंट्स की उर्दू के अंदर वो 26,000 में। तो इसमें 103 लोगों की टीम ली, और ये बड़ा आसानी के साथ हमने इसको मैनेज कर लिया। तो ये तो टेक्स्ट बुक को ट्रांसलेट करना इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है एट दिस स्टेज। अगरचे ये बाकी लॉ की तरफ जाएंगे, और लॉ और मज़हब ये दो ऐसी मतन होते हैं या मतून हैं जिनको हाथ डालना मुश्किल है। बाकी सारे का सारा बहुत आसान है, जिसको आसानी के साथ तराजुम में डाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। ये इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्टेड ये मतून होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर को समझने के काबिल बनाई हुई जो मतून होते हैं उनको कहते हैं। किसी भी
जो टेक्स्ट होती हैं उनको इकट्ठा करके टेक्नोलॉजिकली इंटेलिजेंट कर लिया जाए ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। नहीं, कंप्यूटर अभी तक नहीं है इसके लिए।